अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। जल्दी से कैबिनेट के दरवाजे बंद कर दिए, मगर जब आगे बढ़ने लगी तो उसने उसकी कलाई थाम ली। वो चाहने के बावजूद उसकी पकड़ से कलाई छुड़ा नहीं पाई। ये क्या बदतमीज़ी है, वो झुल्ला कर बोली। जब कोई सीधी तरह से बात नहीं समझता तो उसे ज़बरदस्ती हथकड़ियाँ लगानी पड़ती है। क्या मतलब? उसने उलझ कर उसकी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में उभरते जज्बात को देखकर नज़रें चुरा गई। इतना भी नहीं समझती कि यहाँ रोज़ रोज़ और किसके लिए आता हूँ। उसकी गंभीर आवाज़ ने उसके दिल पर बांधे गए बंध को एक हल्के से झटके से तोड़ डाला। फजूल बातें ना करो, अभी नानू आ गई तो सीधा कर देंगी तुम्हें। उसने खुद को मजबूत जाहिर करने की बहुत कोशिश की, मगर आवाज़ की थरथराहट पर काबू ना रख सकी। हर लड़की की तरह इस मौके पर वो भी कंफ्यूज हो गई थी और उसके अंदर की हिंदुस्तानी लड़की जाग गई थी। आमिर, आमिर बेटा। उसी वक्त दादू की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो कुछ घबराकर अंधेरे की तरफ पलटा, मगर ये ना देख पाया कि ईमान के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। बड़ा अच्छा नतीजा सामने आया था। कुछ ही दिनों में उसकी झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन नरमी में बदल गई थी। दादू को तो उस हादसे पर हैरानी हो रही थी और वो अपने पोते आमिर की सलाहियत और समझदारी की मुरीद हो गई थी। वो अक्सर चला आता, दादू से देर तक बातें करता, साथ में ईमान भी शामिल हो जाती। बड़े गैर महसूस अंदाज में वो उसकी तरफ झुकी थी। ईमान के साथ मिलकर वो दादू के भी बहुत सारे काम करवा देता था और दुआएं भी बोनस में मिल रही थी उसे। ईमान भी अब उसकी आदी हो गई थी। उसे भी अब आमिर का बदला बदला रूप अच्छा लगने लगा था, वरना तो हर शख्स जैसे उससे खफा था। उसके साथ होने वाली ज्यादती पर किसी को भी उससे हमदर्दी नहीं थी। सब उसे ही गलत कहते थे और सब उससे ही बेजार थे। जहाँ आरा उसकी नानी थी और अपने बड़े बेटे जमील के साथ रहती थी, जो उसके बड़े मामू थे। बाकी दो मामू अलग घरों में रहते थे। दो खाला शादीशुदा थी। वो भी जहाँ आरा से मिलने आती रहती थी, मगर ईमान से सब ही बेजार और खफा रहते थे। उसका दुख किसी ने भी नहीं समझा। उसके यहाँ रहने पर कोई खुश नहीं था। उन सब के इन्हीं रवैयों ने उसे उन सब से और बदगुमान कर दिया था। नतीजे में वो बदमिजाज हो गई और सब पर से उसका एतबार उठ गया था। कोई भी उससे हमदर्दी नहीं रखता था। हर किसी का सलूक उसके साथ तपा देने वाला ही होता था, जिसकी वजह से वो सबसे बददिल ही हो गई थी। पहले ऐसा नहीं था। जैसे तैसे वक्त गुजर ही रहा था। शायद सबको ये उम्मीद थी कि कुछ दिनों की नाराज़गी के बाद वो अपनी माँ के पास चली जाएगी, मगर जब वो अपनी ज़िद पर कायम रही और यहीं विराजमान रही तो सबके माथे पर बल चढ़ गए थे। छोटे मोटे रंजिशों और खटपट का आगाज़ हुआ तो ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। वो पहले से भी ज़्यादा हसास और सबसे नाराज़ हो गई। सबकी नागवारी और अपने दुख का बदला उसने अपनी ज़ात से लेना शुरू कर दिया। जहाँ आरा से वो संभाले ना संभल रही थी, उसकी सेहत भी रोज़ बरोज़ गिरती ही जा रही थी। सिमाप से तो उसने बात करना भी गवारा नहीं था। वो जब भी आती तो वो अपने कमरे में बंद हो जाती। हर कोशिश नाकाम ही रही। उसे देख देख कर जहाँ आरा का दिल कुढ़ता रहता। सब घर वाले एक दूसरे से मिलते और ईमान सबसे अलग थलग अपने कमरे में बंद रहती। जहाँ आरा भी सबके रवैये देख ही रही थी। उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए उन्होंने सिर्फ अपना पोर्शन अलग से सेट कर लिया, ताकि चैन सुकून से वो वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाए। अपना किचन भी उन्होंने अलग कर लिया था। उनके इस अमल से उन सब को बहुत एतराज़ हुआ। ख़ास तौर पर उनकी बहू मंसूरा ने बहुत बुरा माना, क्योंकि ईमान की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसलिए वो सब उससे और भी ज़्यादा खिंच गए थे। वो सब ईमान के ज़बरदस्ती यहाँ रहने पर पहले ही खफा थे
اور اس کے سب سے بڑے ماموں جمیل ماں پر تھوڑا ناراض بھی ہوئے کہ اس کی ضد میں اس کا غلط ساتھ دے رہی ہیں، مگر وہ بھی تو اس کی محبت میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ سماب ان کے جگر کا ٹکڑا تھی تو ایمان ان کی کمزوری۔ پھر اگر وہ بھی سب کی طرح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی تو نہ جانے اس کا انجام کیا ہوتا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ نادانی میں کر رہی تھی۔ انہیں پوری امید تھی کہ کچھ وقت ان کے پاس رہ کر وہ سنبھل جائے گی اور ماں سے ناراضگی ختم کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا غصہ اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسکول گرل نہیں بلکہ اب کالج گرل ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ رحمت اس روز چھٹی پر تھی اور دادو صفائی کا ہفتہ ماننے پر تلی ہوئی تھی۔ الماری پوری طرح خالی کر کے نئے طریقے سے کپڑے سیٹ کر رہی تھیں۔ ان کی اس بے وقت کی صفائی سے ایمان ناراض لگ رہی تھی۔ آج تو رحمت بھی نہیں آئی اور پھر بھی آپ یہ بکھیڑا پھیلا کر بیٹھ گئی۔ وہ تنگ ہو کر بولی، یہ کام رحمت کے کرنے کا نہیں ہے۔ اب میں اسے اپنی الماری میں تو گھسانے سے رہی۔ اس میں میری بہت سی اپنی چیزیں ہوتی ہیں اور پیسہ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اور یہ کام تو لڑکیوں کے کرنے کے ہیں۔ تم نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ اس طرح ساتھ لگ کر کچھ نہ کچھ سیکھ بھی جاؤ گی۔ اب تو مجھ میں وہ دم ہی نہیں رہا، ورنہ پہلے میں اکیلے دم سے ہی سارا کام نپٹا لیا کرتی تھی۔ تمہارے نانا خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، مجھ سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔ بیٹا، مرد بھی انہی بیویوں سے خوش ہوتے ہیں جو آگے چل کر ان کے پورے خاندان کو سنبھال لیتی ہے۔ وہ اسے لیکچر پلانے لگی۔